फर्स्ट ईयर वाले भी आने चाहे वो आ सकते हैं। एक को नहीं आया, अगले दिन को रहा, सब जान लीजिएगा हम लोग का। एक तो ऐसा ही बायोटेक का इतना हवा मचा के रखते हैं आपकी बायोटेक और ऊपर से ऐसा ही खराब है हम लोग का हालत। ये हमने फर्स्ट ईयर के टॉपिक से और उल्टा दिमाग खराब कर दीजिए आप बायोटेक में बुला के। चलो चौथा एंजाइम क्या है बाबू, क्या करना है चौथा हमें? यूजी कह लो या संयोजी कह लो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग एंजाइम। अब ये किस काम में आएगा बच्चा? जोड़ने के काम में आएगा। ठीक है, देखो ये हमारा रहा वांछित जीन या सेलेक्टिव जीन। ठीक है, हमें हमारा वांछित जीन मिल गया, सेलेक्टिव जीन मिल गया। अगर इसकी मात्रा कम होगी तो क्या कर लेंगे? संश्लेषण कर लेंगे। अब मात्रा कम नहीं होगी तो सीधा सीधा हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अब मात्रा कम होगी मतलब कि डीएनए की मात्रा कम हो सकती है, या फिर वो डीएनए नहीं किस रूप में होगा? आरएनए के रूप में होगा, तो आरएनए से डीएनए बना लेंगे। क्लियर? यानी कि कुल मिला जुलाकर अगर हमारे पास मात्रा कम हुई तो संश्लेषण करेंगे, और नहीं हुई तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, हमें मिल गया हमारा सेलेक्टिव जीन। अब हमारे पास भी क्या पड़ा हुआ है? प्लाज्मिड। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को हमने क्या किया है? ठीक उसी एंजाइम से काट रखा है जिस एंजाइम से हमने काटा था अपने वांछित जीन को, ताकि हमें क्या मिले? सेम चिपचिपे सिरे मिले, और ताकि वो आसानी से जाकर के वहां पर क्या हो पाए? फिट पाए, है ना, फिट हो पाए। चलो, अब यहां पर ला करके जोड़ने के लिए अब याद रखना कि ज्वाइनिंग एंजाइम जो हम यूज करते हैं वो क्या है बच्चा? डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज को पता है क्या कहा जाता है? आणविक गोंद। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है इसको। इसका काम ही क्या होता है कि डीएनए के जो भी छोटे छोटे खंड होते हैं, डीएनए के खंडों को जोड़ता है। ठीक है, यानी कि जो डीएनए के कुछ खंड होंगे अगर वहां पे क्या डाल दिया जाएगा? डीएनए लाइगेज डाल दिया जाएगा, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने का गोंद की तरह काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आणविक गोंद या मॉलिक्यूलर ग्लू। लेकिन समस्या अभी है। क्या समस्या है? आइए इसको मिटाएं। एक नोट पॉइंट लिख लो फटाक से जल्दी डीएनए लाइगेज के बारे में। हालांकि कल लिख लिया था ना, छोड़ देते हैं। देखो समस्या क्या है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, बाद में उतारना होगा, जिनको उतार लीजिएगा। यूजी एंजाइम के रूप में यूज करते हैं डीएनए लाइगेज को, और डीएनए लाइगेज को कहा जाता है क्या? आणविक गोंद। ये काम क्या करता है? डीएनए के खंडों को जोड़ता है। चलो, अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं बाबू, हो सकता है कि आपके दिमाग में ना जाए तो परेशान भी ना होइएगा ज्यादा। देखो ये हमारा वाहक, हमने क्या किया? सेम उसी एंजाइम से काटा इसको भी, जिस एंजाइम से हमने किसको काटा था? आपने सेलेक्टिव जीन को काटा था। यहां पर भी क्या मिले होंगे बाबू हमको? चिपचिपे सिरे मिले होंगे। ठीक है, अच्छा किन किन को? अच्छा देखो ये बात, और ये अगर 5 डैश होगा, ठीक है, तो ये घूमते घूमते ये क्या होगा बच्चा? 3 डैश। ठीक है, और ये 5 है तो ये क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और वो क्या हो जाएगा? 5 डैश। ठीक है, अच्छा डीएनए का जब पढ़ा रहे थे ना स्थिति, वहां पे कहीं ना कहीं pyrimidine भी देखा था। वहां पर एक बात आपको बताई थी कि जो डीएनए का 5 डैश एंड होता है, वहां पर क्या होता है बाबू? OH समूह होता है। याद है? अगर दिमाग में जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत यहां से। ठीक है, कुछ बिंदु यहां पे समझानी है बस इसलिए। तो 5 डैश सिरे पर हमेशा क्या होता है? OH समूह होता है। यहां भी OH समूह होगा।
और यहाँ 5' सिरे पर भी क्या होगा बच्चा, OH समूह होगा। ठीक है, 3' सिरे पर क्या होता है, एगो सिंगल वाला फॉस्फेट होता है, जो नीचे आपको एक दिन कुछ दिन पहले बताया था ना कि ऊपर तो फॉस्फोडाइएस्टर है लेकिन नीचे क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। तो इसे 3' पर क्या मिलेगा बच्चा, फॉस्फेट। यहां पर भी क्या मिलेगा, फॉस्फेट। अब तनिक थोड़ा सा ध्यान लगाना, सोचो कि हमने इसको उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा है जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने अपने सेलेक्टिव जीन को काटा था। चलो ठीक है, अब ये 5' है, ये 3' है, यहां मिल रहा है OH समूह, यहां मिल रहा है क्या, फॉस्फेट समूह। बाबू ये आ करके जुड़ जाएगा, बना देगा क्या, फॉस्फोडाइएस्टर। ये भी आकर के आगे जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, फॉस्फो। अरे भाई साहब, हमने चिपचिपा सिरा बनाया था ताकि यहां पर क्या ला करके जोड़ना है हमको, अपने वांछित जीन को। यानी कि हमने, सिंपल सी बात है कि यहाँ भीड़ लगी है, यहां पर से एक को किसी को हटाया, जगह बनाया कि हम जाकर के बैठेंगे, फिर से वो जगह क्या हो गया, ले लिया गया, ऑक्युपाइड कर दिया गया। तो बात वही हुई कि हमने यहां से जगह खाली किया था इसलिए ताकि हमें क्या लाना था, मेरा वांछित जीन लाना था। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या हो जाएगा, ये जगह वापस भर जाएगा, यानी कि ये पुनः क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हमें जुड़ने देना है क्या, इनको नहीं जुड़ने देना है ना। ये खाली रहेगा तभी तो मेरा वांछित जीन यहां पर आकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू, सिंपल सा लॉजिक है, ना रहेगा फॉस्फेट, ना आगे बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर। बात समझ आया। अगर मैं यहां से फॉस्फेट हटा दूं तो ये सिरा अब इससे जाकर के जुड़ नहीं पाएगा। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बच्चा मैं क्या, 5वां एंजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब ये काम क्या करेगा, तो सिंपल सा याद रखना, ये 3' सिरे से बिल्कुल फॉस्फेट को हटाने का काम करता है। बात पल्ले पड़ी, 4 एंजाइम देख लिया था हमने। ठीक है, और हमें चाहिए था क्या, एक 5वां लिखा था ना कि 5वां एंजाइम भी है जिसको हमें पढ़ना होगा। तो वो काहे लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जब हमने अपना वाहक तैयार कर लिया और वाहक में हमने जगह भी बना लिया, किसके सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। ठीक है, जगह बन गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये जगह वापस क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यानी कि ये वापस 3' और 5' क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। क्या बना लेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बना लेंगे। और हमें ऐसा होने नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कि आपके 3' पे मिलने वाले फॉस्फेट जो समूह है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। और वो हटाने के लिए कौन एंजाइम यूज में आएगा बच्चा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, 3' सिरे पर जो फॉस्फेट मिल रहे हैं उसको हटा करके अलग कर देगा, जिससे अब ये हमारा वाहक क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। यानी कि अब ये हमारे जीन को ले सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे कि सर 5' और 3' कैसे जुड़ेगा। हाँ, के जगह वो फॉस्फेट रहता है ना, वो थोड़ी रहता है। 5' 3' पक्का, गड़बड़ाओ नहीं, गड़बड़ाओ नहीं, अभी रहने दो, इसको रहने दो, फिलहाल के लिए रहने दो। ठीक है, रहेगा तो देख लेंगे, पता चले कि नहीं भी हुआ ना तो पूरा का पूरा सीन गड़बड़ा जाएगा, रहने दो। ठीक है, अब क्या हमने क्या खत्म कर दिया बाबू, यहां से फॉस्फेट खत्म कर दिया। अब हमारे पास जगह रह गई, अब हम क्या लाके जोड़ने वाले हैं यहाँ पर, अपना वांछित जीन। अच्छा ये बताओ, क्या इतना आसान है कि आपने वाहक को ला करके दे दिया और वांछित जीन आकर के उसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे बाबू 3 स्थिति आएगी। ठीक है, क्या क्या स्थिति आ सकती है, वो जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है, वो आ भी नहीं सकता है। बिल्कुल। ठीक है, इसको ये पॉइंट को जरा लिख के खत्म करो। हाँ बस 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 वही चेक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। हाँ सॉरी। इसको कर लेना 3' और मतलब कि कुल मिला जुलाकर यहाँ पे क्या था, 3' था, यहाँ पे 5' उल्टा कर दिया, 3' ये इधर 5' और ये 3' ये 5'। ठीक है, 5' पे क्या होता है, फॉस्फेट समूह, और 3' पे क्या होता है, OH समूह। सही है, OH और यहाँ पे फॉस्फेट। इसको चेंज कर लेना यहाँ से, 5'। सही है, बस एक नोट लिखो जल्दी से। अब
वाहक के बारे में कुछ बिंदु। ये हमारा वाहक, क्या वाहक पूरी तरीके से तैयार है क्या? वाहक में अभी हमने एक चीज केवल क्लियर किया है, वो लोकेशन परमानेंट के लिए हमने छोड़ दिया है, तैयार कर दिया है, जिस जगह पे कौन आने वाला है? वांछित जीन। अब सुनो क्या क्या बिंदु होने चाहिए। मान लो एक बात बताई थी ना कि ये हमारे लिए कौन है? वो स्कॉर्पियो है जिसको अपना पर्ची थमाने वाले, ठीक है। अब पता चला कि आपने स्कॉर्पियो ड्राइवर को अपना पर्ची दे दिया कि भैया हम हर हफ्ते 5,000 का दवा लेकर के आते हैं, ये पर्ची पकड़िए, 5,000 रुपया ले लीजिए, और जब आप अपना काम खत्म कर लीजिएगा तो ये 5,000 का दवा जो है पर्ची दिखा करके बनारस से ले लीजिएगा। आप अपना काम करने के बाद ही मेरा काम करिए, ठीक है। तो एक पहला कंडीशन बनता है कि चलो ठीक है, आपका पड़ोसी था, वो गया, 5,000 आपने दिया था, पैसा ले लिया, आपका पर्ची ले लिया, अपना काम खत्म किया उसने और आपके लिए आपका दवा लेकर के आ गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन, गया है उत्तर प्रदेश में, बिहार में बंद है, समझे, अब वो देखा 5,000 रुपये मार के उधर फिट, यानी कि कुल मिला जुलाकर आपका ड्राइवर, आपका गाड़ी, आपका वाहक सही नहीं है। यानी कि आप उसी गाड़ी वाले को पर्ची थमाओगे, उसी आपके आसपास में जाने वाले को पर्ची थमाओगे जिस पर आपका क्या होगा? विश्वास होगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि वाहक के क्या होने चाहिए? कुछ लक्षण होने चाहिए। यूं ही हम अपने वांछित जीन को किसी भी वाहक के साथ जोड़ नहीं दें। बात को समझ में आ रही है? पता चला कि यूं ही किसी को पर्ची या पैसा दे दिया तो वो खा पी के बराबर कर देगा। हमें क्या एक ऐसे व्यक्ति को देना होगा जिस पर क्या होगा? विश्वास होगा हमारा कि मेरा दवा लेकर के वो आ जाएगा। तो हमें इस वाहक पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हम वांछित जीन इसको देंगे, पहला चीज कि ये मेरे वांछित जीन को एक्सेप्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा वांछित जीन को इसने एक्सेप्ट कर ही लिया, ये भी ध्यान रखना है। खैर बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे वाहक में एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं? ORI, यानी कि ORI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको कहते हैं हम लोग प्रतिकृति का उत्पत्ति केंद्र या स्थल भी कह सकते हो। यानी कि हमारे वाहक में एक एरिया ऐसा होना चाहिए जो प्रतिकृति को क्या करेगा? स्टार्ट कराएगा, ठीक है। मान लो कि हमने यहां पर अपना वांछित जीन दे दिया, वांछित जीन इसके साथ जुड़ गया। ओहो, इसको थोड़ा सा लाइट ऑफ होगा बाहर से। सही हो गया? देखिए अब ये हमारा वाहक, और इस वाहक के साथ हमारा सेलेक्टिव जीन। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अब ये जुड़ तो गया, लेकिन जिस जीव के अंदर डालेंगे हम लोग, मान लो एक जीव के अंदर हमने इस वाहक को डाल भी दिया, समझिएगा।
हमने इस वाहक को डाल दिया, ठीक है। ये उत्पाद बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो बाद का मैटर है। सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, प्रतिकृति करनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर केवल एक ही जीन है और एक ही जीन का उत्पाद क्या बनेगा, एक बनेगा। और हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारा प्लाज्मिड है इसको अपनी प्रतिकृति करने आनी चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि ये बार बार अपनी इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी बनाना पड़ेगा। नहीं कॉपी बनाएगा तो मेरे उत्पाद क्या बनाएगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं बना पाएगा ये, या बनाएगा तो बहुत थोड़ी सी मात्रा बनाएगा। और ये प्रतिकृति कराने के लिए बच्चा कौन जिम्मेदार होता है, ORI, जो मिलता है कहां पर, वाहक में। बात समझ में आया? तो सबसे पहला जो वाहक हम चुनेंगे उस वाहक में क्या होना चाहिए, ORI। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्या स्टार्ट होता है बच्चा, प्रतिकृति शुरू होता है। दूसरा कि मान लो ये कोशिका है, या फिर मैं इसको ऐसा क्या करूं, परपोषी। ये वो परपोषी है जिसमें हमने क्या डाला है, अपना वाहक डाला है, ठीक है। अब इस परपोषी की क्षमता है कि इसके अंदर 50 प्रतिकृति हो जाए, ठीक है। 50 के बाद अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये परपोषी फट जाएगा। भाई हर किसी की एक अपनी क्षमता होती है ना, इसके अंदर प्रतिकृति होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा ये कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो बाबू ORI का काम होता है प्रतिकृति को शुरू करना, और शुरू करने के साथ साथ क्या करना, समाप्त भी करना। समाप्त करना मतलब कि सीधा सीधा रोकना, कि अगर आवश्यकता से अधिक प्रतिकृति ना हो पाए उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है बाबू, ORI। तो ORI क्या करता है, तो प्रतिकृति का उत्पत्ति स्थल जरूर है, लेकिन कितनी प्रतिकृतियां करनी है परपोषी के अंदर, इसके बारे में भी सूचना कहां पर है, ORI के पास, ठीक है। फटाक से खत्म करिए इसको भी जल्दी। क्या हमने पता किया है, हमारे वाहक में क्या होने चाहिए, हमारे एक लक्षण होना चाहिए, हमारे लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर ORI होना चाहिए। ORI क्या करता है, प्रतिकृति का कहीं ना कहीं उत्पत्ति क्षेत्र होता है तथा प्रतिकृति की संख्या का निर्धारण भी करता है, कौन, ORI। देखो बिठा दे इसको। सेलेक्टेबल मार्कर, देखिए वाहक के लक्षण पढ़ रहे हैं ना बाबू हम। वाहक में पहला लक्षण देखा है, क्या होना चाहिए, ORI मिलना चाहिए हमें। दूसरा बिंदु क्या है, हमने कहा कि ये कैसा होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, समझिएगा क्या है ये। अब हमने ले लिया परपोषी, मान लो ये सब कुछ ना हमने एक टेस्ट ट्यूब में किया, कि हमने इसमें अपना DNA निकाल लिया। और DNA निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें मान लो कि ये कोई एक कोशिका डाल दी जंतु की, ऊपर से क्या डाल दिया, लाइसिंग एंजाइम, कुल मिला जुला के खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा उसमें, DNA। फिर डाल दिया क्या इसमें, क्लीविंग एंजाइम, कहीं ना कहीं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पे क्या करेगा, इसको जाकर के काट देगा। फिर हमने क्या डाल दिया है, इसी में अपना वाहक भी डाल दिया, वाहक भी डाल दिया। इसका मतलब क्या कि जिस जगह पर हमारा DNA कटा होगा उसी जगह पर क्या हुआ होगा, ये भी कटा होगा। बात समझ में आई? अब उसके बाद हमने क्या डाल दिया इसमें, DNA लाइगेज डाल दिया। तो DNA लाइगेज डाल दिया तो क्या हो चुका होगा, चांस बनता है कि मेरा वांछित DNA जाकर के इस वाहक के साथ जुड़ गया हो। यह भी चांस बनता है कि मेरा वांछित DNA अभी इस प्लाज्मिड के साथ नहीं जुड़ा हो। दो सीन बनता है ना, ठीक है। यानी कि जानते हो एक बात और, कि 90% केस में तो जुड़ता ही नहीं। 90% केस में हमारा वांछित जिन जाकर के प्लाज्मिड के साथ नहीं जुड़ पाता है, ठीक है। बहुत कम देखा गया है कि हमारा जो सेलेक्टिव जीन है वो जाकर के आसानी से किसके साथ जुड़ गया हो, प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया हो। यानी कि दो सीन हमारे सामने बनेंगे, क्योंकि आपको ये कुछ दिखाई नहीं देगा,
है ना। आप तो बस एक अनुमान पे काम कर रहे हो कि एक ही जगह पे हमने कोशिका भी डाल दी, उसी में लाइसिंग एंजाइम भी डाल दिया, क्लीविंग एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम डालेंगे सब कुछ खत्म, डीएनए बच जाएगा। क्लीविंग डालेंगे, डीएनए को छोटे 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 खंडों में काट देगा। उसी में हमारा प्लाज्मिड भी है, तो जिस जगह पे हमारा डीएनए कटेगा उस जगह पे क्या कटेगा, हमारा कहीं ना कहीं उस प्लाज्मिड का भाग भी कट जाएगा। फिर उसी में क्या डाल देंगे, एल्कालाइन फॉस्फेटेज भी डाल देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, फॉस्फेट समूह को वहां से हटा देगा ताकि वो हमारा वापस से प्लाज्मिड जुड़ ना पाए। फिर ऊपर से क्या डाल रखा है हमने, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इस डीएनए के खंड को ला करके इसके साथ जुड़ने का काम करेगा। तो हो सकता है कि हमारा जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के साथ हमारा वांछित जीन जुड़ गया हो, ठीक है। दूसरा सीन क्या बनेगा कि हमारे प्लाज्मिड के साथ हमारा वांछित जीन नहीं जुड़ा है। बात समझ में आई? यानी कि मैं ऐसा कहूं कि एक चांस बनता है कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया हो, आर डीएनए बन गया हो हमारा, और दूसरा क्या कि आर डीएनए नहीं बना हो। समझ में आ रही है बात? दो चांस कि आर डीएनए बना होगा और दूसरा आर डीएनए नहीं बना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, यहां से निकालेंगे और इसको कहां पे डालेंगे, परपोसी में डालेंगे, ठीक है। ये कौन है हमारे लिए, परपोसी, ये तीनों के तीनों परपोसी। अब परपोसी में किसको डालेंगे, आरडीएनए को ही डालेंगे ना, ठीक है। यानी कि अब हमारा प्लाज्मिड ये भी हो सकता है कि तैयार है, डाल दिया। ये भी हो सकता है कि हमने ऐसे वाले को डाल दिया जो तैयार नहीं। दो एकदम याद रखिएगा बिंदु यहाँ पे कि या तो तैयार हो भी सकता है या तैयार नहीं भी हो सकता है। अब हमें दिखाई तो दे नहीं रहा कि कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है, हमने उठाया डाला, अब कौन सा गया है हमें खुद पता नहीं, ठीक है। पहला चीज। दूसरा बिंदु अब यहाँ पे घुमाने वाली बात क्या है कि आप परपोसी में डालोगे, अब परपोसी में चला गया, इसका क्या प्रमाण है। सोचो कि परपोसी में हमने डाला, अब परपोसी में वो चला गया, इसका क्या प्रमाण है, क्योंकि ना तो आपको ये आपका आरडीएनए दिखाई देगा और ना ही ये सिंपल वाला प्लाज्मिड दिखाई देगा। अब आपने डाल दिया, कहने को तो कह दिया कि सर हमने प्लाज्मिड उठाया अपना और डाल दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि ये परपोसी ले ही लेगा उसको। सोचो, यहां तो किसी जा रहा है ये पक्का ना। चलो एक को नाम देते हैं हम, नाम TR या NR, NT, सॉरी NT बताते हैं इसके बारे में। दूसरे को देते हैं TNR, ट्रांसफर कॉम्बिनेंट, और ये ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट। देखो स्थिति समझना जरा इसको कि हमारे पास तीन स्थिति बनेगी। अब पहले बार में क्या बना है, दो स्थिति कि हमारा डीएनए जाकर के प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया होगा। दूसरा स्थिति क्या बना कि हमारा डीएनए प्लाज्मिड के साथ नहीं जुड़ा, यानी कि यहां से जो मैं उठाऊंगा डालूंगा किसमें, परपोसी में, तो मुझे खुद नहीं पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहा हूं या नॉन रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आई? यहां पे दो प्रॉब्लम हमारे साथ है। चलो दो स्थिति है हमारे सामने। अब हमने उठाया यहां से अपने सोच करके कि मैं इसको उठा रहा हूं या इसको, किसी एक को, ठीक। हमने डाला, भाई साहब नहीं गया, ठीक है। हमने परपोसी में डाला लेकिन परपोसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्या परपोसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा ना बच्चा। इसको कहते हैं क्या हम लोग, नॉन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अरूपांतरित, अरूपांतरित, यानी कि इस कोशिका में किसी प्रकार का कोई बदलाव, कौन सी कोशिका में है, यानी कि हमने डाला तो जरूर, ठीक है, कौन सा डाल रहे हम ही को नहीं पता, समझ में आई, लेकिन इस परपोसी ने लिया नहीं, ठीक है। एक ये स्थिति आ गई। दूसरा कि हमने उठाया डाला, ठीक है, लेकिन प्लाज्मिड भी चला गया, ठीक है, लेकिन कौन सा प्लाज्मिड गया बाबू, ऐसा वाला प्लाज्मिड गया है जिसके साथ हमारा डीएनए नहीं जुड़ा है, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है,
ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है, यानी कि आप इसको कह सकते हो अपुनर्योजी। ठीक है, पुनर्योजी कौन? जो हमारा जीन को जोड़ चुका है। अपुनर्योजी कौन? जिसने हमारे जीन को नहीं जोड़ा है। हम उठा के डाल रहे तो हमको तो खुद ही नहीं पता है कि कौन सा जा रहा है, तो हम एक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी होगी जो परपोषी कभी लेगा ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? एंटी नॉन ट्रांसफॉर्म और रूपांतरित। दूसरी स्थिति क्या आ रही है कि यहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि कोशिका में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसने क्या ले लिया है? प्लाज्मिड ले लिया है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म यानी कि क्या कहूंगा? सीधा सीधा रूपांतरित। इस कोशिका में परिवर्तन तो आया, कोशिका रूपांतरित तो हुई, इसके अंदर प्लाज्मिड तो गया, लेकिन कौन सा गया? ऐसा वाला गया जिसके साथ हमारा वांछित जीन नहीं जुड़ा है, तो ट्रांसफॉर्म। लेकिन इसके साथ वर्ड यूज करेंगे क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रूपांतरित अपुनर्योजी, यानी कि इसमें ऐसा वाला प्लाज्मिड गया है जो पुनर्योजी नहीं है। ठीक है, तीसरा स्थिति क्या हुआ कि हमने परपोषी में डाला और ऐसा वाला प्लाज्मिड गया है इसके अंदर जिसके साथ हमारा जीन है। ठीक है, इसको क्या मैं बोलूंगा? ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, यानी कि रूपांतरित हुआ, और रूपांतरित के साथ साथ कौन गया है इसमें? पुनर्योजी गया है। बात पल्ले पड़ी, बोलो। ठीक है, अब भाई साहब आपने परपोषी में उठाया, डाल दिया, कौन सा परपोषी आपके जीन को लिया है, इसमें से कौन उत्पाद बनाएगा, इन सब की जो पहचान करेगा उसी को क्या कहते हैं बाबू? सेलेक्टेबल मार्कर। यानी कि इतना सब कुछ आपने कर दिया, अब ये पता लगाना है आपको। अच्छा ये बताओ, आपको काम कौन से परपोषी का है? एनटी का काम है? टीएनआर का काम है? हमें क्या चाहिए बाबू? टीआर चाहिए, यानी कि एक ऐसा परपोषी जिसमें प्लाज्मिड गया। और कौन सा प्लाज्मिड? पुनर्योजी, यानी कि हमारे वांछित डीएनए वाला चाहिए। बात समझे? यानी कि हमको क्या चाहिए? ई वाला चाहिए। हमने लैब में, सुनो ध्यान से, हमने लैब में क्या किया? बहुत सारा प्लाज्मिड बनाया एक ट्यूब में, अब बहुत सारे परपोषी पर ला करके उसको छोड़ दिया। अब भैया बहुत सारा परपोषी है, यानी कि 1000 परपोषी पर हमने उठाया, डाल दिया। अब वो 1000 में मान लो कि 50 गो परपोषी ऐसा होगा टीआर वाला। बात समझे? अब उस 1000 में से 50 गो को आपको चुनना है कि नहीं चुनना है? ठीक है, कैसे चुनेंगे, कैसे पता लगाएंगे? क्यू एंटी है, टीएनआर है या टीआर है? ये पता लगाने के लिए हमारे पास क्या है बाबू? सेलेक्टेबल मार्कर। अब कौन है सेलेक्टेबल मार्कर, इसके बारे में बात करेंगे कल। आज का क्लास अच्छा रहा, ये पढ़िएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि यहां फंसोगे फिर से सेलेक्टेबल मार्कर पे। कितने लोग आज क्लास समझ में नहीं आई? देखिए हमने क्या किया, ये एक डीएनए का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, या एक डीएनए डाल दिया। अब इस डीएनए में हमने, या फिर इस परख नली में एक माध्यम है जिसमें ये सब कुछ काम हो पा रहा है। ये रहा हमारा डीएनए। फिर साथ ही साथ हमने क्या डाल दिया इसमें? इको आर फर्स्ट। अब इको आर फर्स्ट डाल देंगे तो क्या करेगा? ये इको आर फर्स्ट हमारे डीएनए को एक निश्चित अनुक्रम पर जाकर के काट देगा। अब हमने प्राप्त कर लिया हमारा क्या बच्चा? वो वांछित जीन। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें क्या डाल देंगे? वाहक डालेंगे हमारे। क्या एक वाहक डालेंगे कि बहुत सारे डालेंगे? बहुत सारे डालेंगे, क्योंकि अभी सस्पेंस है कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बहुत सारे वाहक डाल दिया हमने इसमें। चलो फिलहाल के लिए 2 ही लेते हैं, क्योंकि 2 ही परिस्थिति आती है। ठीक है, अब ये डीएनए लाने से पहले कहीं ना कहीं हमने इसमें लाइसिंग एंजाइम भी डाला होगा, तब जाकर के क्लीविंग एंजाइम डाला है। क्या? इको आर1 फर्स्ट लिख देते हैं, लाइसिंग भी डाला होगा हमने इसमें।
लाइसिन डाला, डीएनए प्राप्त हो गया। इको R1 फर्स्ट डाला, उस डीएनए में से एक विशेष अनुक्रम मिल गया हमको, ठीक है। इसी इको R फर्स्ट ने कहीं ना कहीं क्या किया होगा, हमारे प्लाज्मिड को भी काटा होगा उसी विशेष अनुक्रम से, ठीक है। और क्या डाला होगा हमने, एल्कालाइन फॉस्फेटेज भी डाला होगा हमने इसमें। क्यों डाला, क्योंकि ये आपस में दोबारा फॉस्फोडाइएस्टर बंद ना बना पाए। चलो फिर क्या हो गया भाई, तो इसमें एक और एंजाइम हमने डाल रखा है, कौन सा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। इससे पहले आप कहीं ना कहीं सिंथेसिस एंजाइम भी डाल सकते हो ताकि इसकी संख्या बढ़ सके हमारे इस वांछित डीएनए की, ठीक है। फिर डाला इसमें डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज डालने के बाद क्या होगा बाबू, चांस बनता है कि हमारा वांछित डीएनए जुड़ जाए, और दूसरा चांस बनता है कि हमारा वांछित डीएनए न जुड़े, क्योंकि ये सब जो क्रियाकलाप हो रही है हमें दिखाई नहीं देगा। ये हमारा एक अनुमान होगा कि हमने ये सारे कुछ डाल दिए हैं, तो एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें हमारा वांछित जीन जुड़ चुका होगा, और ये भी हो सकता है कि हमारा वांछित जीन नहीं जुड़ा होगा। यानी कि दो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहला क्या, कि आरडीएनए बना होगा, और दूसरा आरडीएनए नहीं बना होगा। हमें किसको प्राप्त करना है, ऐसे डीएनए को जिसमें आरडीएनए बना है, या फिर ऐसे प्लाज्मिड की हमें जरूरत है। जब ऐसा देख देते कि प्लाज्मिड जो होंगे यहाँ पर दो स्थिति में होंगे, एक ऐसा प्लाज्मिड होगा जिसमें आरडीएनए में जिसको कह सकता हूं, और एक ऐसा प्लाज्मिड बना होगा जिसको मैं आरडीएनए नहीं कहूंगा। इसका मतलब कि इसके साथ हमारा वांछित जीन जुड़ चुका है और इसके साथ वांछित जीन नहीं जुड़ा है। अब हमें क्या चाहिए, परपोसी चाहिए, जिसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, इस प्लाज्मिड को डालने वाले हैं, ठीक है। अब चलो यहां से उठा करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसी एक को उठाना है। चलो इसमें से उठाया, पहले में डालने का प्रयास किया, तो परपोसी भी बाबू आसानी से अपने अंदर इस प्लाज्मिड को नहीं लेगा, ठीक है। काफी अथक प्रयास करना पड़ता है तब जाकर के ये संभव हो पाता है। हमने प्रयास किया डालने का, इस परपोसी ने थोड़ा भी मेरे प्लाज्मिड को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि इस परपोसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको क्या बोला था हमने, एंटी नॉन ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये अरूपांतरित है, इस परपोसी में किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं हुआ है। इसी बिंदु को समझना है बाबू ध्यान से। इसको नींद आ रहा है जी, इतना तेज जमाइए की बार। चलो 3 ले लिया हमने परपोसी, ठीक है। और हमने अनुमानवश क्या किया, इसमें डालना है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारे पास दो प्रकार के होंगे। सबसे पहला जिसमें, या फिर मैं ऐसा प्लाज्मिड की बात करूं जिसमें हमारा क्या होगा, हमारा वांछित जीन, यानी कि मैं उस प्लाज्मिड को क्या कह सकता हूं, आर डीएनए, और एक को क्या कहा जाएगा, आर डीएनए कहा जाएगा क्या, नहीं, इसको आर डीएनए नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम इसमें डाल रहे हैं पहले परपोसी में, इसने थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने इसको क्या बोल दिया, नॉन ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये एक ऐसा परपोसी जिसमें किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं आया, ठीक है। दूसरे में जब हमने प्रयास किया, इसमें डाला, इस बार हमारा प्लाज्मिड इसमें चला गया, लेकिन वो वाला प्लाज्मिड गया है जिसमें हमारा वांछित जीन नहीं है। इस बार इस कोशिका में परिवर्तन तो आ गया है ना, यानी कि ये कोशिका क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म तो हो गई, रूपांतरित तो हो गई, लेकिन इसमें जो प्लाज्मिड है ये कौन सा है, पुनर्योजी है या अपुनर्योजी, अपुनर्योजी। तो ट्रांसफॉर्म के साथ क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसको कहते हैं क्या, TNR, रूपांतरित, लेकिन कैसा रूपांतरित, अपुनर्योजी। उसके बाद तीसरी स्थिति क्या है कि हमने डाला, इसमें प्लाज्मिड चला भी गया और वो वाला प्लाज्मिड गया है बाबू जिसमें हमारा क्या मिल रहा है, वांछित जीन मिल रहा है। तो अब इसको क्या कहा जा सकता है, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट,
ठीक है, यही तीनों अगर बच्चा अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो सेलेक्टिव मार्कर नहीं समझ में आएगा पूरा का पूरा। यहां तक किसी को कोई समस्या? यानी कि यहां पर जो परपोसी है इसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो कहीं ना कहीं हमारा वो प्लाज्मिड है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा वांछित जीन। यानी कि मैं कहूं कि क्या इस परपोसी की कोशिका में परिवर्तन आ गया है? बिल्कुल, रूपांतरण हो गया। कैसा जीन गया इसमें? रिकॉम्बिनेंट वाला गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई कि रूपांतरित हुआ। और रूपांतरित के साथ इसमें जीन कैसा है? पुनर्योजी वाला है। तो दिक्कत यहां तक। अब हमने कहा था कि चलो 3 कोशिका तो हमने देख लिया, तीनों परपोषी कोशिका में हमने प्लाज्मिड उठाया डाल दिया, ना तो हमें प्लाज्मिड दिखाई देगा और ना ही ये कोशिका। कैसे पता लगाएंगे कि इन तीनों में से किसमें पुनर्योजी वाला प्लाज्मिड है और किसमें नहीं? बात समझ में आई? और इसका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चा किसका? सेलेक्टेबल मार्कर का। इसको बोलते हैं क्या? चयनित मार्कर। ठीक है, और ये चयनित मार्कर ये बच्चा क्या है? एक लक्षण है, और ये लक्षण किसका है? हमारे वेक्टर का है, हमारे वाहक का। तो पहला हमारे वाहक का लक्षण क्या देखा था कि हमारे वाहक में क्या होना चाहिए? ORI होना चाहिए पहला। और दूसरा हमारा लक्षण क्या है कि हमारे वाहक में क्या होना चाहिए बाबू? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। या फिर हमारा ऐसा कहो कि हमारा वाहक जो होना चाहिए वो चयन करने वाला होना चाहिए कि उसके साथ कहीं ना कहीं हमारा जीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा। ये हमारा वाहक ही हमको बता देगा। कैसे बताएगा? वही जानने वाले। यहां तक की कहानी समझ में आई? क्या बोला कि हमारा जीन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसके लिए 3 परिस्थिति आ गई। इससे पहले क्या थी? 2 परिस्थिति। जब परपोसी में डाला तो 3 परिस्थिति कि परपोसी में गया ही नहीं, दूसरा कि परपोसी में गया है तो ऐसा वाला प्लाज्मिड गया है जिसके साथ हमारा जीन नहीं जुड़ा है, तीसरा कि परपोसी में चला भी गया है और साथ ही साथ वो वाला प्लाज्मिड गया है जिसके साथ हमारा जीन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि कौन से परपोसी में कौन सा प्लाज्मिड है, इसका पता कौन लगाएगा? तो स्वयं मेरा प्लाज्मिड ही लगा देगा। बात समझे? उस बात का पता बता देगा कौन आपको? हमारा वेक्टर ही बताएगा कि उसके साथ आपका जीन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और यदि वो बता दे रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे वाहक में लक्षण है। कौन सा लक्षण है? सेलेक्टेबल मार्कर का, यानी कि चयनित मार्कर का लक्षण है हमारे वाहक में। अब बताओ कि क्या आपको ऐसा वाहक चाहिए जो आपको बताए ही ना कि आपका जीन यहाँ पे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, या फिर एक ऐसा वाहक आपको चाहिए कि जो आपको बता दे कि आपका जीन यहाँ पर जुड़ चुका है? कौन सा चाहिए? A कैटेगरी चाहिए या B कैटेगरी चाहिए? बात समझ में आई? यानी कि हमारे वाहक में एक और लक्षण होने चाहिए। कौन सा लक्षण? कि हमारे द्वारा दिया हुआ जीन उसके साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इसकी सूचना आपको दे दे। बात पल्ले पड़ी यहां तक? आगे स्टार्ट करें। यहां तक कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है बात? एक बार फिर समझा दे। तो वाहक समझ में आ रहा है किसी को? वाहक पे ही चल रहा है हमारा टॉपिक। ठीक है, वाहक में एक बिंदु ऐसा होना चाहिए, एक लक्षण ऐसा होना चाहिए। क्या बोला था? ORI। ORI की बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर क्या? अभी देखो ना, ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन लग रहा है ना सेलेक्टेबल मार्कर, जब सेलेक्टेबल मार्कर स्टार्ट कर देंगे ना तो बात धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। अभी फिलहाल आप दिमाग में इतना ही डालो कि हमारे प्लाज्मिड में, हमारे वाहक में एक ऐसा लक्षण होना चाहिए जिस लक्षण की वजह से वो वाहक ही आपको बता देगा कि आपके वाहक में आपका जीन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। ठीक है, यानी कि जैसे आप किसी के घर में, सपोज कि किसी घर में 5 लोग रह रहे हैं, आपके भी घर में 5 लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब 5 लोगों से दुश्मनी बहुत विशेष है आपकी, यानी कि सामने वाले घर से आपकी दुश्मनी है। ये एक घर और ये एक घर, इसमें आप लोग 5 लोग रह रहे हैं और आपके सामने भी 5 लोग रह रहे हैं। इस घर से इस घर की दुश्मनी बहुत जबरदस्ती चल रही है या बहुत जबरदस्त चल रहा है, दोनों घर की दुश्मनी है। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया कि इस 5 में से एक के साथ ना दोस्ती कर ली अच्छे से। अब ये दोस्ती कर ली तो क्या करेगा कि ये पांचों के पांचों जो भी प्लानिंग करेंगे उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। बात समझ में आई? तो कुछ ऐसा ही काम करेगा हमारा वाहक। आपका वाहक आपको सूचना देगा कि आपके द्वारा जीन दिया गया जो था वो उसके साथ जुड़ा है कि
नहीं जुड़ा है। और यदि आपका वाहक आपको सूचना दे दे कि नहीं आपका जीन जुड़ा है, या फिर ये कहे कि आपका जीन नहीं जुड़ा है, तो यही लक्षण क्या कहलाएगा? सेलेक्टेबल मार्कर, चयनित मार्कर। यानी कि हमारा वाहक ऐसा होना चाहिए जो हमको बताए कि आपने क्या बना दिया है? आरडीएनए बना दिया। ठीक है, या फिर अगर नहीं जुड़ा है तो क्या कहेगा वो कि भाई आर्जिन नहीं जुड़ा है। ठीक है, कैसे कहेगा उसी बात को देखना है। अब क्लियर हुआ? यानी कि सब कुछ हमारा वाहक ही बताएगा आपको। कैसे बताएगा वो बाद की चीज है। अगर वो बता रहा है तो उसके लक्षण को क्या कहेंगे? हम सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे। अब कैसे बताएगा वो देखेंगे। उससे पहले जरा मैं एक वाहक के ना बारे में देखता हूं। समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। देखिए, यह हमारा एक वाहक। अभी जिन जोड़ने की बात यहां पे भूल जाइएगा। ठीक है, यह हमारा वेक्टर है। अभी तक जो हम जिन जोड़ने की बात कर रहे थे, फिलहाल उस टॉपिक को दिमाग से आउट करिए। अब ये को वाहक हम ऐसा देख रहे हैं जिस वाहक के अंदर ना दो खास किस्म के जीन मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एक ऐसा जीन है जो आगे चल करके बना रहा है क्या? एम्पिसिलिन। बात समझे? क्या बोला कि एक वाहक है हमारे पास जिसके पास दो खास किस्म के जीन हैं, और पहला जीन जो है वो क्या बना रहा है? एम्पिसिलिन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम AMPR। ठीक है, शायद ये वर्ड आपने PBR 322 में देखा होगा। ठीक है, उसको भी दिमाग से साइड रखो, दिमाग को वहां लेके ही मत जाना। क्या बोला कि एक वाहक जिसके पास मिल रहा है एक खास किस्म का जीन, वो जीन क्या बना रहा है? एम्पिसिलिन। नहीं भाई, एम्पिसिलिन नहीं बना रहा है, एम्पिसिलिन के खिलाफ कार्य कर रहा है ये। इसका मतलब सोचो, तनिक ध्यान से सुनना। ये क्या है बाबू? एक वाहक। ठीक है, और वाहक के रूप में हम किसका वाहक इस्तेमाल करते हैं? एक किसका? बैक्टीरिया का। चलो ठीक है, और ये एम्पिसिलिन क्या है? तो एम्पिसिलिन है बाबू एक प्रतिजैविक। सुनना ध्यान से, समझिएगा। एम्पिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, एक एंटीबॉडी है। और तनिक कोई बताओगे कहा कि एंटीबॉडी क्या करता है बाबू? एंटीबॉडी क्या करता है? सुरक्षा देता है हमें। बात समझ आया? यानी कि एंटीबॉडी जाएगा यदि किसी के पास तो वो जाकर के उसको मार देगा। बात समझ में आई? एंटीबॉडी के पास यदि कोई जीवाणु आ जाए तो जीवाणु मर जाएगा या एंटीबॉडी? जीवाणु मर जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है? प्रतिजैविक, यानी कि किसी भी जैविक क्रियाकलाप से ये क्या करता है? सुरक्षा देता है आपको। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? प्रतिजैविक। ठीक है, और मैं कहूं कि मुझ पे कितना भी आप एम्पिसिलिन डाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसे जीन हैं जो क्या बना रहे हैं? कुछ खास किस्म के रसायन बना रहे हैं मेरे अंदर। सुना क्या बोला कि मैं अगर कहूं कि मैं अगर ये वेक्टर हूं और मेरे अंदर मिल रहा है क्या? कुछ खास किस्म का जीन, और वो खास किस्म का जीन क्या बना रहा है? कुछ रसायन, और वो रसायन क्या कर रहा है? मुझे एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए ताकत दे रहा है। समझे? यानी कि मुझ पर आप कितना भी एम्पिसिलिन डाल लो, मैं मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मिल रहा है क्या?
एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए एक खास किस्म का जीन, ठीक है, और वो जीन क्या कर रहा है, एक रसायन बना रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक। यानी कि एक ऐसा वेक्टर है जिस वेक्टर में क्या मिल रहा है, AMPR, यानी कि एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए रेसिस्टेंस जीन मिल रहे हैं, रेसिस्टेंट जीन मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसका नाम है TETR, ठीक है, यानी कि एक ऐसा जीन भी है जो क्या कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ ये भी वही कहानी है, ठीक है। यानी कि हमारे वेक्टर में एक और जीन है जो क्या कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ इसको ताकत दे रहा है। यानी कि मैं अगर कहूं कि मैं ही वो वेक्टर हूं, मेरे अंदर क्या मिल रहा है, एम्पिसिलिन से लड़ने की ताकत मिल रही है। दूसरा क्या बोला, टेट्रासाइक्लिन से, यानी कि मेरे ऊपर आप टेट्रासाइक्लिन नाम का क्या डाल दो, प्रतिजैविक डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको झेलने के लिए मेरे पास कुछ खास किस्म के क्या है, रसायन है, और वो खास किस्म के रसायन बन रहे हैं मेरे खास किस्म के जीन की वजह से। बात पल्ले पड़ी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको उतारो फटाफट। देखो ये एक ऐसा जीन है जिसका पूरा नाम यदि मैं लिखूं तो ऐसा लिखा जाता है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। ये क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, ठीक है। यानी कि इस पर क्या डालो, एम्पिसिलिन नाम का प्रतिजैविक डालो, कोई असर नहीं होगा। टेट्रासाइक्लिन नाम का प्रतिजैविक डालो, कोई असर नहीं होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इस वाहक को एक परपोसी में डाल दिया। परपोसी समझते हो, होस्ट, एक जीव में हमने क्या कर दिया, इसको डाल दिया, ठीक है। और उस जीव को उठाया, ये कौन है हमारे लिए, होस्ट। और इस जीव को डाल दिया एक माध्यम में। क्या किया, सबसे पहले हमने उस वेक्टर को, उस वाहक को उठाया और उस वाहक को डाला कहां पर, एक जीव में, एक परपोसी में। फिर इस परपोसी को उठा करके डाल दिया कहां पर, हमने एक माध्यम में। ठीक है, अब खुद से बताना। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं एक प्रतिजैविक, और उस प्रतिजैविक का नाम है एम्पिसिलिन। बताओ कि क्या ये परपोषी, ये जीव मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने डाला एम्पिसिलिन, कोशिका क्या करती है, किसी भी माध्यम से पोषण को लेती है। अब पोषण को लेने के क्रम में ये एम्पिसिलिन कहां चलाएगा बच्चा? इसके अंदर चलाएगा, इस परपोषी के अंदर चलाएगा। अब भाई साहब ये परपोषी को मारना चाहेगी, कौन मारना चाहेगी? एम्पिसिलिन। लेकिन जैसे ही मारने का प्रयास करेगी, क्या हो जाएगा? इसके पास एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए क्या मिल रहा है? एक जीन। ये जीन क्या कर रहा होगा? उत्पाद बना रहा होगा, और इस उत्पाद की वजह से कहीं ना कहीं ये एम्पिसिलिन से लड़ लेगा कि नहीं लड़ लेगा? क्लियर है? चलो, दूसरी बार में हमने डाल दिया इसमें टेट्रासाइक्लिन। अब बताओ क्या ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा?
जल्दी बोलो। कौन कह रहा है कि मर जाएगा? देखो टेट्रासाइक्लिन डाल दिया, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन से लड़ने के लिए इसके पास जीन है कि नहीं है ना? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन जैसे ही इसको अवशोषित करेगी ये परपोषी कोशिका, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं कुछ रसायन बने हैं, उत्पाद बने हैं। वो उत्पाद की वजह से टेट्रासाइक्लिन इस पर काम नहीं करेगा। बात समझे? चलो तीसरा एक डाल रहे हैं हम लोग इसमें रसायन, या फिर तीसरा हम डाल रहे हैं इसमें क्या? प्रतिजैविक। क्लोरो एम्फिनिको, ये क्या है? एक प्रतिजैविक है ये भी। जैसे टेट्रासाइक्लिन था, जैसे आपका एम्पिसिलिन था, उसी प्रकार से क्या है आपका क्लोरो एम्फिनिको भी क्या है? एक प्रतिजैविक है। इस बार बताओ बच्चा, क्या ये आपका परपोषी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? इस बार मर जाएगा। कुछ कहानी दिमाग में बनी कि इसके पास दो चीज से लड़ने के लिए क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। पक्का क्लियर हो ना? हाँ सर, तुम मिटा क्यों दिए? बना लिया है ना आपने। इसमें एक वर्ड आपने नहीं लिखा था, कौन सा? क्लोरो एम्फिनिको नहीं लिखा था, लिखना होगा, लिख लेना। इसको और क्या है? वो तो बस कल समझाने के लिए आपको दे दिया कि मैं दो जीन से लड़ने की क्षमता, सॉरी दो तरह के प्रतिजैविक से लड़ने के लिए क्षमता है इसके पास, वो तीसरे से नहीं लड़ सकता है। तीसरा जैसे डालेंगे वो कहीं ना कहीं मर जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ठीक है? हो गया? चल अब कहानी थोड़ा सा पेचीदा करते हैं। देखो ये हमारा वेक्टर वाहक, ठीक है। इस वाहक में क्या मिल रहा है? दो क्षेत्र। सबसे पहले का नाम दे दिया क्या बाबू? AMPR, ठीक है। और दूसरे का नाम दे दिया TR, ठीक है। यानी कि एक वाहक ऐसा है हमारे पास जो एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता रखता है और टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता रखता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? हमने इसी वाहक को लिया है अपने जीन को समावेश कराने के लिए, समझे? यानी कि इसी वाहक में हम क्या डालने वाले हैं? अपना वांछित जीन। अब ये रहा हमारा डीएनए। गोल गोल मत घूमना, ठीक है। अब हमने इस अपने डीएनए पर इस्तेमाल किया है क्या? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और कौन सा? इको आर फर्स्ट। तो आपको पता है कि ये कौन से अनुक्रम को पहचानेगा? GAATTC। इस अनुक्रम पर जाकर के ये कट लगा देगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू? क्या प्राप्त होगा? एक चिपचिपा सिरा, कुछ इस तरीके से जाकर के ये काट देगा, ठीक है ना। चलो ये प्राप्त हो गए हमें क्या? चिपचिपे सिरे, ठीक है। अब इनको अलग कर देंगे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। चिपचिपे सिरे हमें मिल गए। अब इसी इको आर फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे बच्चा किस पर? हम अपने प्लाज्मिड पर, अपने वाहक पर। और कुछ समय के लिए मान लेना, ठीक है, ये अनुक्रम जो है GAATTC जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम मिल रहा है कहां पर? AMPR वाले जीन के पास, GAATTC। बात समझ में आई? क्या बोला कि जहां पर AMPR वाला जीन मिल रहा है वहीं पर मिल रहा है वो अनुक्रम कौन सा? GAATTC। तो इसी जगह पर हमने इस वाहक पर जैसे ही डाला क्या? इको आर फर्स्ट। अब ये एम्पिसिलिन वाला जीन क्या हो जाएगा? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से ये एम्पिसिलिन वाला जीन हट जाएगा?
क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं क्या मिल रहा था, एक अनुक्रम GATTC, यहीं पर गया कौन, EcoR फर्स्ट, और इसने जा करके उस एम्पिसिलिन वाले जीन को काट करके हटा दिया। फिर हमने डाल दिया का DNA लाइगेज, DNA लाइगेज के डालते ही मेरा वाला वांछित DNA यहां पर आकर के, बोलो बात पल्ले पड़ी यहां तक, कोई आपत्ति यहां तक नहीं। अब मेरे वाहक के पास बताओ तो कौन कौन सी क्षमता रह गई। टेट्रासाइक्लिन से लड़ सकता है क्या ये, क्या एम्पिसिलिन से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा ना। अब इसको क्या करना है, हमको परपोसी में डालना है ना। उठाते हैं परपोसी को, कोई बातचीत नहीं, एंटी याद है, नॉन ट्रांसफॉर्म, उसके बाद ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट, उसके बाद ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तीन स्थिति पहले से हमको पता है कि जब हम वाहक बनाते हैं तो वाहक भी दो प्रकार से बनते हैं। हो सकता है कि इसमें मेरा जीन जुड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि इसमें मेरा जीन नहीं जुड़ा हो। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिया एक पहला वाहक, वाहक भी बहुत सारे हम डालते हैं। सबसे पहले हमने एक वाहक लिया और क्या करेंगे, इस वाहक की पहले बनाएंगे हम कॉपी। क्या मैं वाहक की कॉपी बना सकता हूं क्या, आसानी से बना सकता हूं। ये वाहक है, ठीक है, हो सकता है कि इसमें मेरे द्वारा दिया गया जीन जुड़ गया हो, या ये भी हो सकता है कि इसमें मेरे द्वारा दिया हुआ जीन नहीं जुड़ा। इससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे। हो सकता है कि मान लो ये के पीस हो, हमने इसका इस्तेमाल कर दिया, अब पता चला कि इसमें हमारा जीन जुड़ गया था, तब तो फिर मैटर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमने जो भी वाहक लिया, चाहे हमारा जीन जुड़ा है नहीं जुड़ा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे। 4-5 कॉपी हमने बना के रख ली। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने परपोसी में डाल रहे हैं। ये परपोसी है हमारे, ये भी है, ये भी परपोसी है, ये भी परपोसी। बारी बारी से तीनों में डालेंगे। पहली स्थिति क्या लेगा, क्या नहीं लिया, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ। क्या बोलेंगे इसको, नॉन ट्रांसफॉर्म और रूपांतरित। दूसरा हमने डाला, ठीक है, लेकिन ये ऐसा वाला वाहक जाएगा कि जिसमें, सुनो ऐसा नहीं, ध्यान से, क्या बोला, इसमें AMP मिल रहा होगा क्या, ठीक है। दूसरा इसमें TETR मिल रहा होगा क्या, मिल रहा होगा, क्योंकि इसके साथ तो अभी मेरा जीन जुड़ा ही नहीं है। जुड़ा नहीं होगा तो AMPR वाला जीन भी मिलेगा और TETR वाला भी जीन मिलेगा। यानी कि यहां पर वाहक तो गया है, इस कोशिका में, इस जीव में परिवर्तन तो हो गया, ट्रांसफॉर्म तो हो गया, लेकिन मेरा वाला जीन अभी इसमें नहीं गया है। तो नहीं गया है तो यहां पर क्या मिल रहा होगा, AMPR मिल रहा होगा, और यहां पर क्या मिल रहा है, TETR। ठीक है, चलो तीसरा एक ऐसी स्थिति कि हमने वाहक डाला और ये वो वाला वाहक है जिसमें हमारा जीन मिल रहा है। यानी कि यहां नीचे क्या मिल रहा है, TETR मिल रहा है, और ऊपर एम्पिसिलिन के जगह पे क्या मिल रहा है, हमारा वांछित जीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तीनों को उठाएंगे और डाल देंगे कहां, एक माध्यम में। ठीक है, माध्यम में डाल दिया। चलो ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे पहला क्या कर रहे हैं हम, इस माध्यम में डाल रहे हैं एम्पिसिलिन। बता बच्चा, ये कोशिका मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, मर जाएगा ना। चलो अब इसका मतलब कि भाई साहब इसमें मेरा वाहक तो गया ही नहीं है, एम्पिसिलिन डालते ही मर गया। लेकिन अभी भी डाउट है कि सर टेट्रासाइक्लिन भी तो हो सकता है ना। ठीक है, इसकी क्या हमने कॉपी बनाई थी क्या, ठीक है, फिर एक दूसरे में डालेंगे इसकी कॉपी। इस बार क्या डालेंगे इसमें, टेट्रासाइक्लिन। इस पर भी मर गया,
ठीक है, इसका मतलब कि इसमें हमारा प्लाज्मिड नहीं प्रवेश किया है, क्योंकि हमारे प्लाज्मिड में भाई साहब दो चीज से लड़ने की क्षमता तो शुरू में ही थी। एम्पिसिलिन से भी लड़ सकता था और टेट्रासाइक्लिन से भी लड़ सकता था। जैसे हमने एम्पिसिलिन डाला टपक गया, फिर भी डाउट रहा हमको, दूसरा लिया हमने इसका कॉपी, टेट्रासाइक्लिन डाला फिर भी टपक गया। इसका मतलब कि इसमें तो गलती से भी हमारा प्लाज्मिड प्रवेश नहीं किया है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के साइड में कर देंगे, इसकी सारी कॉपी को भी उठा के साइड में, इसका तो हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे पहुंचे। दूसरे वाले की भी हमने क्या बना रखी थी, बहुत सारी कॉपी बना रखी थी। दूसरे वाले पे हमने क्या किया, एम्पिसिलिन डाला, जिंदा है। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि भाई हमने जो वाहक डाला था वो इसमें पहुंच गया है ना। दोबारा में क्या डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन, फिर भी जिंदा है। इसका मतलब कि भाई साहब इससे हमारा जीन जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा जीन कहां पे जुड़ा था, एम्पिसिलिन के पास। एम्पिसिलिन डालते इसको मर जाना चाहिए, है ना। चलो, यानी कि यहां पर ट्रांसफॉर्म तो हुआ है, कोशिका में परिवर्तन तो आया है, कोशिका के पास क्षमता आ गई है ना। इस कोशिका के पास क्या आ गई है, क्षमता आ गई है, इसका रूपांतरण हो गया है। ये एम्पिसिलिन से लड़ सकता है, टेट्रासाइक्लिन से भी लड़ सकता है ना। क्षमता आई है, लेकिन हमारा वांछित जीन यहां पर नहीं पहुंचा है, इसकी भी गारंटी। ठीक है, तीसरे पर हमने चेक किया, सबसे पहले डाला हमने टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन डाला तो जिंदा है। ठीक है, दोबारा में क्या डालेंगे, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन डाला तो भाई साहब का हो गया, टपक गया, मर गया। अब क्या क्लियर हुआ कि ये वाला ऐसा परपोषी है जिसमें क्या है, वाहक भी है और वाहक के साथ हमारा वांछित जीन भी है। किसने बताया ये सब कुछ आपको, वाहक नहीं बताया ना। तो वाहक की इसी क्षमता को क्या कहते हैं बाबू, सेलेक्टेबल मार्कर। और कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ी, आ गया सबको समझ में। पीछे तो ये था क्या बाबू, सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि चयनित मार्कर। बात समझ आई। तो कहीं ना कहीं हमारे वाहक की मैं यदि बात करूं तो मेरा वाहक ही सब कुछ सूचना दे देता है। इसलिए हमने क्या बोला कि हमारे वाहक में सबसे पहला चीज ORI होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए बाबू, कि हमारा वाहक क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। यानी कि ये हमको सूचना देना चाहिए कि इसके साथ हमारा जीन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। क्लियर, ये था क्या आपका वाहक।